दोस्तों नमस्कार, मैं प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं प्रभाकर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और आप लोग जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि अभी बिहार पुलिस होमगार्ड का वैकेंसी आ चुका है और बहुत सारे लोग आप लोग भरे भी होंगे। तो दोस्तों उसके लिए प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लगातार ला रहा हूँ। तो आप लोग हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और दोस्तों एक ज़रूरी सी बात है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं फिर लाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था दोस्तों, वो तो कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था 27 सितंबर 1925 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 27 सितंबर 1925 ईस्वी को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है दोस्तों भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है। और यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या RSSO नाम से भी अधिक प्रसिद्ध है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो यानी बोल रहा है दोस्तों कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपका उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में है 30 वर्ष, ठीक है। और अगला ऑप्शन में है दोस्तों 40 वर्ष, 35 वर्ष या अन्य। तो दोस्तों इसका कितना उम्र होना चाहिए दोस्तों? तो इसका जो उम्र है वो अल्पतम 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष, ठीक है। यानी 30 वर्ष का आपका एज है दोस्तों तो आप राज्यसभा का उम्मीदवार में आप भाग ले सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है जो कि लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जिसमें कि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। कितनी होते हैं दोस्तों? 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं और इन्हें नामित सदस्य भी कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्य जो होते हैं दोस्तों वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, यानी इनका जो भारतीय जनता पार्टी का इंग्लिश शॉर्टकट नाम क्या है दोस्तों? वो BJP है। क्या है? BJP है, ठीक है। और इनका जो चिन्ह है दोस्तों वो क्या है? वो कमल छाप है, यानी ऑप्शन नंबर D होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी से ही जीते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो आम आदमी का पार्टी का जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था दोस्तों? आपको वो आपका 26 नवंबर 2012 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर B होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और आम आदमी पार्टी का ही हमारे ये दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं दोस्तों जिनका कि नाम है अरविंद केजरीवाल जी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये दोस्तों बोल रहा है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो अगला बार दोस्तों लोकसभा में पूछा गया था और इस बार दोस्तों लोकसभा पूछा गया है, ठीक है। तो लोकसभा में जो उम्मीदवार होने के लिए दोस्तों अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो वह है दोस्तों आपका 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष का उम्र अगर आपका है तो लोकसभा का उम्मीदवार आप बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है बोल रहा भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन है दोस्तों तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
केरला, कर्नाटका। तो दोस्तों इसमें जो है वो सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और देखिए दोस्तों महाराष्ट्र का जो जनसंख्या है वो कितनी है, 114.2 मिलियन है। कितनी है, 114.2 मिलियन, यानी 2012 की जनगणना के अनुसार। और दोस्तों इनकी जो राजधानी कहाँ है, वो मुंबई है। कहाँ है, वो मुंबई है। ठीक है, और यहाँ का जो मुख्यमंत्री जी हैं कौन है, वो उद्धव ठाकरे जी हैं। और राज्यपाल भी जान लीजिए, तो राज्यपाल है भगत सिंह केसरियानी है। कौन है, भगत सिंह केसरियानी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अब रहा दोस्तों, बोल रहा है कि निम्न में कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कौन सा देश है दोस्तों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भारत है। कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था से बना हुआ है। ठीक है, अब है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बोल रहा है विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। तो मानव जो विकास सूचकांक है दोस्तों, वो भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 126वां ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब है बोल रहा है पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो पहला मानव विकास सूचकांक दोस्तों किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, वो है दोस्तों आपका महबूब उल हक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ये याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो कौन सा बैंक है दोस्तों जो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें से जो कि भारत सरकार की केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है दोस्तों बोल रहा है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड या सेरिबेलम में या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइपोथैलेमस में होगा। ठीक है, देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, तो देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों वो पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। ठीक है, और यह सभी ग्रंथियों में प्रमुख माना जाता है। और शरीर का तापमान, नींद, वजन, भूख इत्यादि जैसे दोस्तों कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये दोस्तों बोल रहा है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो कौन सा अभिक्रिया है दोस्तों जो पौधे में ऑक्सीजन का जो बाहरी वातावरण होता है वो कोशिकाओं में पहुंचता है। तो कौन सा अभिक्रिया होगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन में है किण्वन है, ऑप्शन बी विसरण है, या ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विसरण होगा। ठीक है, अब देखिए विसरण, तो विसरण क्या होता है दोस्तों, देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विसरण कहते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा है, ये याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है दोस्तों बोल रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो एक मनुष्य का दोस्तों जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 120/80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो पौधे में दोस्तों जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर हम निकाल सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो बाष्पोत्सर्जन द्वारा हम उसे निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब रहा अगला क्वेश्चन, बोल रहा है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया था दोस्तों वो किसने किया था, वो बेलिस एवं स्टारलिंग ने किया था।
यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब है बोल रहा है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण का चौड़ाई को दोस्तों क्या कहते हैं, दर्पण कहा जाता है। तो कौन सा दर्पण कहा जाता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो द्वारक होगा। ठीक है, द्वारक दर्पण कहा जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में दोस्तों क्या प्रयोग किए जाते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अवतल दर्पण किया जाता है प्रयोग। ठीक है, अब है दोस्तों बोल रहा है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जाते होंगे डॉक्टर के पास, तो अधिकांश आप लोग देखते होंगे कि जब कोई रोगी को नाक, कान, गले इत्यादि जैसे के जो बीमारी होते हैं तो डॉक्टर उसको जांच करते हैं। ठीक है, तो जांच करने के लिए दोस्तों आँख में एक दर्पण लगाता है, एक चश्मे की तरह होता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी अवतल दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के जो देखे होंगे दोस्तों या आप लोग चलाते होंगे मोटर गाड़ी, तो उसके सामने एक दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और उत्तल दर्पण के बारे में तो बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला दोस्तों प्रतिबिंब कौन सा होता है और कैसा होता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो वास्तविक और उल्टा होगा। कौन सा होगा, वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी नेत्र का निकट बिंदु है। तो किसी का जो निकट बिंदु होता है दोस्तों वो कितनी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होता है, जो आप लोग पढ़े ही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब है बोल रहा है प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण को पीएच मान क्या होता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब रहा है दोस्तों ये बोल रहा है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो क्षारक को जब जल में घोल देते हैं दोस्तों वो क्या मुक्त होता है, तो OH आयन प्राप्त होता है। क्या होता है, OH आयन प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। और यह बोल रहा है दोस्तों कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में दोस्तों किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ताकि जो लैक्टिक अम्ल इसी के कारण से दोस्तों दही में जो जमाव होता है ये और खट्टा होता है दोस्तों इसी के कारण से। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।